ग्रेविटेशनल फील्ड, दुनिया का कोई भी मास अगर है वो अपने अराउंड स्पेस को मॉडिफाई करेगा, उसी मॉडिफाइड स्पेस को हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। अगर ये मास अर्थ है तो ग्रेविटी फील्ड बोला जा सकता है ना बेटा। तो हमारे पास दुनिया का कोई भी मास होगा वो अपने अराउंड स्पेस को मॉडिफाई करेगा, और उस मॉडिफाइड स्पेस को हम क्या बोलेंगे जी? ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा। जैसे ये मास हमारे पास है बेटा, तो ये मास अपने अराउंड क्या करेगा? स्पेस को मॉडिफाई करेगा, और ये सारा स्पेस क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर हमसे कोई पूछे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो आ गया ग्रेविटेशन फील्ड। मुझसे कोई बोले कि बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो वो मैथमेटिकली निकालना है मुझे कि हाँ वो मैथमेटिकली कितना आने वाला है। सिंपल ग्रेविटेशन फील्ड बोलूं तो मॉडिफाइड स्पेस अराउंड अ मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर बोलता हूं तो इसको हम बोल सकते हैं, इसका नाम दूसरा क्या बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। चलो भाई, हमारे पास ये रहा कोई मास, मान लो स्फेरिकल मास ही है, और ये अपने अराउंड स्पेस को मॉडिफाई करेगा, ऐसा बोल दिया हमने। हाँ जी, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए सारा मास ऐसे बिहेव करता है जैसे सेंटर पे पड़ा हो, ये तो अब हम जानते हैं। और ये अपने अराउंड स्पेस को मॉडिफाई करना शुरू कर चुका है। इस मॉडिफाइड स्पेस में अगर कोई दूसरा मास आएगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, राइट। ये आगे जी ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आप निकालना चाहते हो, यहां से बेटा आर डिस्टेंस पे, तो आप यहां पे एक स्मॉल एम मास रख दीजिए, और इसकी डेफिनेशन में आप क्या बोलोगे? डेफिनेशन में आप बोलोगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा इसको हम, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आपको निकालनी है जहां पे, इट इज इक्वल टू क्या? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं यहां पे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। लगी कुत्ते वाली खांसी तेरे को वापस। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट is defined as, आने दे बेटा आने दे, defined as the force experienced by a unit mass placed at that point, बात नहीं, placed at that point। तो बेटा यहां पॉइंट पी पे मैंने मास एम रखा, लेकिन डेफिनेशन नहीं बोलती एम के बारे में, डेफिनेशन बोलती है 1 यूनिट मास। मतलब ऐसा ही यूनिट होगा तो 1 kg, सीजीएस यूनिट होगा तो 1 ग्राम। 1 यूनिट मास रखना है, वो 1 यूनिट मास जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कहता वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। पर मैंने तो एम रख दिया यार, और अगर मैंने एम मास रख दिया बेटा, तो मैं फोर्स निकालूं क्या? ये जो एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय मास एम कितनी बच्चों? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मास एम कितनी बेटा? बोलो बोलो बे।
जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, पर डेफिनेशन तो कुछ और ही बोल रही है। क्या? एक यूनिट मास, तो वो भी तो निकाल सकते हैं ना। यूनिटरी मेथड लगाओ। एम मास ने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की? एफ। एक यूनिट मास कितनी करेगा बेटा? एफ बाई एम करेगा। पर एफ बाई एम तो एक्सेलरेशन ही होती है यार। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एफ बाई एम क्या हो गया? एक्सेलरेशन। मतलब ये जिसको आप ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हो, आई से रिप्रेजेंट करते हो, वो एक्सेलरेशन ही है। जो अर्थ वाले केस में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला था। अगर अर्थ नहीं है, कोई और मास है, तो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोल रहे हैं। बस इतना फर्क है, याद रहेगा। तो एफ बाई एम आपके पास आ गया, घर से पढ़ेंगे आराम से, पकड़े से। ये आ गया कितना? जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर बेटा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आर डिस्टेंस पे कितनी आ गई? जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के बराबर आई। अरे अर्थ वाले केस में भी तो सेम ही थी। बस इसको हम बोलते थे आर, ये था एच, आर प्लस एच। स्मॉल आर को आर प्लस एच बोला था, वही तो थी जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। अगर सेंटर से मैं स्मॉल आर डिस्टेंस बोलूं और वहां पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, आई आ चुका है एफ बाई एम। और अगर कोई पूछे कि जी यहाँ पे आई दिया हुआ है, मास एम रखा, बताओ फोर्स क्या होगी? एम आई। मास को आई से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे एम जी था, फोर्स एम जी तो होती है। अगर एच हाइट पे निकालें तो एम इंटू जी एच, अंदर निकालें तो एम इंटू जी डी। अब जी एच और जी डी की और जी की जगह आई बोल रहा हूँ, और क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अर्थ वाले केस में जिसको जी, जी एच और जी डी बोला था, उसको हम किसी और मास के लिए सिर्फ आई बोल रहे हैं। बस इतना फर्क है। क्लियर हो गया बेटा? तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, क्या? इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। क्या आ गया फॉर्मूला? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे करेंगे? एफ इक्वल टू एम आई। तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बात नहीं बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास प्लेस एट दैट पॉइंट इज आई। तो फोर्स कितनी हो जाएगी? एम इंटू आई के बराबर। तो आपको सिर्फ आई किसी पॉइंट पे गिवन हो और वहां पे आपने मास एम रख दिया, एम आई से आप मजे से फोर्स फाइंड आउट करिए। अर्थ के अलावा कोई भी मास है, वो सन है, वो कोई और स्फेरिकल बॉडी, सॉलिड स्फीयर हमारे पास है, काफ़ी हैवी सा है ना, कोई और मास, अगर अर्थ है तो आई की जगह जी हमने वर्ड रिजर्व कर लिया। बस ये अपने दिमाग में बैठा लो, ये एक्चुअली स्मॉल जी जो था ना, वही फॉर्मूले आएंगे सारे। सॉलिड स्फीयर में जो फॉर्मूले निकाले थे ना अर्थ के लिए, जो निकाले थे, वही सॉलिड स्फीयर के सारे फॉर्मूले, अंदर बाहर के सारे फॉर्मूले सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो बाहर आ गया था जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो अंदर अगर आर डिस्टेंस में निकालूं तो क्या आएगा बेटा सॉलिड स्फीयर में? आई जी डी, जी डी करो जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, यही था ना, आर माइनस डी अपॉन आर, यही था ना। आर माइनस डी को हमने स्मॉल आर बोल दिया था, याद आया? तो हम स्मॉल आर इसकी टर्म में लिखा जा सकता है इसको। मतलब अगर कोई बोले कि जी स्मॉल आर इस पॉइंट का डिस्टेंस है, इस पॉइंट का डिस्टेंस हम स्मॉल आर लेके चल रहे हैं अगर यहां से, तो बोले भाई यहां बताओ क्या होगी? क्या? आई की वैल्यू बेटा। तो बोलो क्या लिखूं आई की वैल्यू यहां कितनी होगी? जी कैपिटल एम या स्मॉल जी की टर्म में लिखूं तो, स्मॉल जी की टर्म में ना लिखूं तो अच्छा रहेगा, स्मॉल जी क्योंकि अर्थ के लिए था। तुम वहां पे देखो फॉर्मूला क्या था, स्मॉल जी इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये था। देखो मैं लिखता हूं जी डी इक्वल टू जी इंटू आर माइनस डी अपॉन आर, यही था ना बेटा। आर माइनस डी को स्मॉल आर बोला था, याद आया? जी क्या था? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, यही था बना था, तो वही तो आएगा जी एम अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या बेटा?
radius of the spherical body. Capital R is radius of the spherical body. तो बाहर gm अपॉन आर स्क्वायर, अंदर gm इंटू स्मॉल r अपॉन r क्यूब के बराबर, जो अर्थ वाले केस में था. मतलब अंदर कहीं पे आपसे बोले यार यहाँ पे ना एक छोटा सा मास स्मॉल m रख दिया, बताओ कितनी फोर्स लगाएगा, mi. कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, mi. क्या मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ जी हमने m मास रख दिया, बोलो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, mi. यहाँ रख दिया mi. ये फोर्स निकालनी हो, i आपको पता हो, m से मल्टीप्लाई करो, m इंटू आई आपके पास फोर्स निकल आएगी. क्या मैं आगे चलूं बेटा? चलें. पॉइंट ऑफ जीरो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू मासेस. लो भाई आपके पास दो मास हैं बेटा, एक ये वाला है और दूसरे वाला ये वाला है. दोनों के मास सेंटर पे माने जा सकते हैं. ये m1 है और भाई ये m2 है. दोनों के बीच की सेपरेशन क्या बोलूं, r बोल दूं बेटा. आप स्फेरिकल बॉडी वाले केस में आप अच्छे से जानते हो, अलाउड है आपको कि आप सेंटर पे सारा का सारा मास मान सकते हो. क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट ऑफ जीरो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बिटवीन द टू मासेस. m1 m2 आपको गिवन है, r आपको गिवन है. आपको वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, और होती ही होती है. आप अगर यहां से मून की तरफ को जाते हो ना बेटा, मैंने पहले भी बताया था फिर बता दूं, अर्थ के सरफेस पे आप मून की तरफ को जाते हो. अर्थ तुम्हारे सेट, तुम रॉकेट पे जा रहे हो मान लो, और रॉकेट को नीचे पुल कर रही है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा डिस्टेंस बढ़ेगा, GH की वैल्यू कम होती जाएगी. लेकिन जैसे आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो मून से डिस्टेंस कम हो रहा है, मून की G बढ़ती जाएगी, और एक स्टेज आएगी बीच में कोई ना कोई पॉइंट आएगा, जितनी मून की G उतनी ही अर्थ की G, नेट G जीरो, और वो पॉइंट होगा जीरो या वेटलेसनेस का. नेट G जीरो का मतलब वेटलेसनेस, m इंटू जी होता ना वेट. तो अगर G ही जीरो हो गया तो फिर नेट वेट तो जीरो होगा ना. वही हम बोल रहे हैं कि अगर दो मासेस आपके पास हैं, उनके बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी. मान लो कि यहां जैसे वो पॉइंट है, ये पॉइंट भी हमने माना कि यहां जैसे वो पॉइंट है, और ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना r है. इससे वो पॉइंट का डिस्टेंस r1 मान लिया बेटा, तो इससे कितना आएगा, r माइनस r1. क्या फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 यूनिट मास है ना. तो 1 यूनिट मास अगर यहां रखूंगा तो ये कितनी फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन की लगाएगा ना बेटा, है ना बच्चों. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो लगाएगा इधर को, और इसकी वजह से I की वैल्यू आएगी I1, क्या, Gm1 अपॉन r1 स्क्वायर. यही था ना फॉर्मूला, Gm1 इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर. अगर फोर्स निकालें Gm1 इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर. यूनिट मास जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही तो होती है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी. सबको पता चला बेटा, जैसे कुछ पता ना चले बोलना है ना. तो क्या इतना समझ में आ गया, क्या अगर मैं इसको I1 बोलता हूं, अगर मैं इसको I1 बोलता हूं तो क्या बोल सकता हूं बेटा, Gm1 अपॉन r1 स्क्वायर. m2 भी तो अट्रैक्ट करेगा, और m2 अगर अट्रैक्ट करेगा तो इस फोर्स को क्या बोलूं भाई, I2 बोलो. कितना, Gm2 अपॉन r माइनस r1 का होल स्क्वायर. यहां तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ो बेटा. जो फोर्स की डायरेक्शन वही I की डायरेक्शन. I भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर ही तो होता है, एक्सेलरेशन तो है ये. और जहां नेट I जीरो होगा वहां I1 मस्ट बी इक्वल टू I2 बेटा. दो वेक्टर हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, 180 डिग्री पे दो वेक्टर हो तो रिजल्टेंट I1 माइनस I2 आएगा ना. पर नेट तो वो जीरो बोल रहा है कि जीरो कहां पे, तो I1 माइनस I2 इक्वल टू जीरो, मतलब I1 इक्वल टू I2. तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी जीरो.
gravitational field intensity at point P will be 0. P will be 0 कब बच्चों? कब? when I1 equal to I2 है, लिखू ना, gm1 upon r1 square equal to gm2 upon r minus r1 का होल स्क्वायर. भाई g कैंसिल हो गया और आपके पास आया r माइनस r1 अपॉन r1 का होल स्क्वायर इक्वल टू m2 अपॉन m1 है ना बच्चा. मुझे r1 फाइंड आउट करना है जी. स्क्वायर था ना, अंडर रूट ले लूं दोनों तरफ, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. चलो भाई हम अंडर रूट ले रहे हैं और स्क्वायर कैंसिल हो गया और स्क्वायर के कैंसिल होने से क्या बना, ये आ गया रूट m2 अपॉन रूट m1. r अपॉन r1 आगे फर्दर सॉल्व करो, r अपॉन r1 माइनस 1 इक्वल टू रूट m2 अपॉन रूट m1. यही है बच्चा. r अपॉन r1 1 आगे वो आगे की तरफ चला जाएगा, है ना जी. लो भाई r अपॉन r1 आपके पास आ गया 1 प्लस रूट m2 अपॉन रूट m1. ये बेटा मतलब रूट m1 प्लस रूट m2 अपॉन रूट m1 निकल आया r1 बेटा, r इंटू रूट m1 डिवाइड बाय रूट m1 प्लस रूट m2. ये वो डिस्टेंस है जहाँ पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी आपको 0 मिलेगी. नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एनर्जी 0 है भाई यहाँ पे. अच्छा मुझे वो फॉर्मूले का देख के, लॉजिक देख के, अगर मैं इस डिस्टेंस को r2 मानूं तो बताओगे r2 क्या लिखूं? वो जो फाइनल फॉर्मूला r1 का आ गया उसको ध्यान से देखो. r रूट बिल्कुल m2. जब आप m1 से डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो तो क्या आ रहा है, r रूट m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. यही आ रहा है ना बेटा. और अगर आपको r2 m2 से फाइंड आउट करना होगा तो क्या आएगा, r इंटू रूट m2 डिवाइड बाय रूट m1 प्लस रूट m2. हाँ हमेशा दो मासेस के बीच में हमेशा आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी. हमने फाइंड आउट कर लिया पॉइंट ऑफ 0 ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू मासेस. क्योंकि बेटा ग्रेविटेशन फोर्स लगानी तो सबको आती है, ऐसा तो है नहीं तुम बोलोगे जी अर्थ को तो आती है, लेकिन मून पे जा रहे हैं ना तो मून को पता ही नहीं था भी ग्रेविटेशन क्या होती है बेटा. अब इसका क्वेश्चन है कि सैटेलाइट क्या इसी जोन में होती है? नहीं, सैटेलाइट इस जोन में हो नहीं सकती, क्योंकि सैटेलाइट को सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स. और वो कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट. तो वो इस जोन में नहीं हो सकता, क्योंकि इस जोन में गया तो नेट फोर्स 0 और नेट फोर्स 0 है तो वो सर्कल में नहीं घूम सकता. फिर समझ गया ना बेटा. तो अर्थ के सेंटर की तरफ कोई फोर्स चाहिए ताकि अर्थ के राउंड, क्योंकि सर्कल ऐसे करता है ना, वो अर्थ के राउंड घूमता है, तो अर्थ के सेंटर की तरफ कोई फोर्स चाहिए और वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. सैटेलाइट इस जोन में नहीं हो सकता. क्या हम आगे चले बेटा? पीछे किसी को पता नहीं चलेगा तो बोलना है बच्चों. आ गया? ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू सॉलिड स्फीयर करवा चुका हूं मैं ऑलरेडी, है ना. बाहर किसी पॉइंट पे बेटा बाहर किसी पॉइंट पे कितनी आगे बेटा, g इंटू कैपिटल अपॉन आर स्क्वायर. r उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, m इसका मास है. सरफेस पे भाई
आई आ गया था GM अपॉन केपलर स्क्वायर, वेयर केपलर इज क्या, रेडियस बच्चों इसका, ये रेडियस, और अंदर किसी पॉइंट पे बी हम निकाल चुके हैं। आई आ गया था GM इंटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। हमने अर्थ वाले केस में प्रॉपर डिराइव किए हैं सारे एक्सप्रेशन है। उसको बोला था वेरिएशन विद हाइट, वेरिएशन विद डेप्थ। अब वो जनरलाइज करके लिख दिए कि भाई जो अर्थ वाले केस में अर्थ भी तो सॉलिड स्फीयर ही है, वही फॉर्मूले यहाँ पर एप्लीकेबल है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर इसकी जगह ना बेटा हॉलो स्फीयर अगर होगा, अगर इसकी जगह एक हॉलो स्फीयर होगा, और हॉलो स्फीयर का मास कितना जी m, पर हॉलो स्फीयर का मास तो बाहर ही रह गया, अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए ध्यान सुनना बेटा, बाहर वाले पॉइंट के लिए तो सारा मास ऐसे बिहेव करता है जैसे सारा मास सेंटर पे पड़ा हो। m है ना बेटा इसका मास, m इज मास ऑफ हॉलो स्फीयर, मास ऑफ हॉलो स्फीयर। स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं बेटा ना, कहीं स्फेरिकल शेल लिखा हो तो मतलब वो हॉलो स्फीयर है, नोट कर लें अपने पास, बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। स्फेरिकल शेल मतलब हॉलो स्फीयर। तो यहां कोई आपसे बोले कि भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस पॉइंट तक का स्मॉल आर है, तो आउटर पॉइंट के लिए बेटा, और डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन नहीं शो की मैंने, डायरेक्शन क्या आएगी, जो फोर्स की डायरेक्शन है अंदर की तरफ, यहां शो करोगे तब भी और यहां शो करोगे तब भी। आई वेक्टर है ना बेटा, डायरेक्शन भी तो होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन वही आई की डायरेक्शन, यहां भी जो फोर्स की डायरेक्शन वही आई की डायरेक्शन। और आई कितना आएगा, GM अपॉन आर स्क्वायर बेटा, रेडियस केपलर। तो फिर सरफेस पे कितना लिखो, GM अपॉन केपलर स्क्वायर। ये तो सेम जैसे ही आ रहे हैं भाई जो सॉलिड स्फीयर के थे, हाँ सेम ही आएंगे, लेकिन अंदर के लिए डिफरेंट होगा। अब अंदर के लिए डिफरेंट आएगा बेटा, अंदर के लिए। अगर यहां जैसे कोई आपसे बोलता है कि जी ये वाला डिस्टेंस हमारे पास आर है, और यहां बताओ आई क्या होगा, तो यहां आई कितना होगा। क्यों, मैंने क्या बताया था, न्यूटन शेल थ्योरम क्या थी कि भाई यहां पर रेडियस का के स्फीयर ड्रॉ करो, उसके अंदर मास देखो। अरे उसके अंदर क्या देखना है ही नहीं, कुछ नहीं, मास तो सारा बाहर रह गया, और मास सारा बाहर रह गया तो फिर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं होगी। तो अंदर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या बेटा, जीरो। मतलब यहां पर अगर आपसे कोई बोले कि आई और आर के बीच का ग्राफ ड्रॉ करो, तो अंदर क्या बेटा, जीरो, यहां तक जीरो है ना बच्चों, तो यहां तक तो जीरो हो गया जी, ये जीरो। और उसके बाद बाहर इनवर्सली पोजिशन टू आर स्क्वायर, ग्राफ आपका ऐसा चलेगा, अंदर जीरो, बाहर इनवर्सली पोजिशन टू आर स्क्वायर। ये स्फेरिकल शेल, gravitational field and intensity at any point due to a spherical shell. हाँ, अंदर क्या बेटा, जीरो। ये देखो जीरो कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, ये अंदर जीरो, ये अंदर यहाँ तक जीरो। ये देखिए, ये अंदर यहाँ तक जीरो, ये जीरो। लेकिन सरफेस पे GM अपॉन आर स्क्वायर, एकदम से बढ़ गई GM अपॉन आर स्क्वायर। और बाहर जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे कम होती जाएगी, इन्वर्स कर लो। अब आपके पास एक असाइनमेंट में क्वेश्चन है, 12 है, पता नहीं कौन सा है, कि स्फेरिकल शेल के अंदर एक मास रखा है, पॉइंट मास, बोलो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, MI। आई जीरो है तो M इंटू जीरो, जीरो।
चलो बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 12 बचा था ना। हाँ। कि जी एक स्फेरिकल शेल है, उसके अंदर जो है एक जगह हमने पॉइंट मास रखा है, और पॉइंट मास रखा है तो बताओ वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो m इंटू आई, m इंटू ज़ीरो, वो ज़ीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कल की बेटा आप लोगों की छुट्टी है। वोट वोट किस किस के बने हुए तुम्हारे, बने हैं किसी के? 18 के हुए ना, अभी नहीं हुए ना। ड्रॉपर बैच वालों के बने हुए हैं। चलो, पर कल है फिर बन गया हुआ है। ये तो 58 साल का हो गया हुआ है। कल की छुट्टी रहेगी, लेकिन जो शाम वाले बैच है ना बेटा, वो जो मिलते जाए उनको बोलना कि है तो छुट्टी पर ऑनलाइन क्लास फिजिक्स की लगनी है, ताकि ये गैप पूरा हो जाए, है ना। टाइमिंग, हाँ यार, इन लोगों का टाइम बचाने के चक्कर में इन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए तो। हाँ है, हाँ। क्या मैं आगे चलूं? ओ भाई आगे चलें। अच्छा, हॉलोस्फीयर का करवा दिया मैंने, पीछे करवा दिया ना बेटा। चलिए आगे चलते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू गिवन मास। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू गिवन मास अगर निकालना है तो पहले डेफिनेशन लिख लो बेटा। डेफिनेशन ये बोलती है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट ठीक है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हाँ, किसी मास की वजह से होगा, कोई मास सराउंडिंग में होगा तभी पोटेंशियल डिफाइंड होगा बेटा। इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit mass, in bringing a unit mass from infinity to that point beta, from infinity to that point। तो किसी पर्टिकुलर जगह पे आपसे पूछा जाता है कि भाई ऐसा करो, यहाँ ग्रेविटेशन पोटेंशियल बताओ, क्या आएगा बेटा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। वर्क डन पर यूनिट मास W/m आ गया। वर्क का ऐसा यूनिट और मास का न्यूटन, वर्क का, ठीक है। तू रेक सोना जैसी तू हर कुछ बोलती है क्या? वर्क का क्या? जूल। मास का, तो वर्क बाय मास क्या बना? जूल पर केजी। इसका ऐसा ही यूनिट बनेगा, जूल पर केजी। तो पोटेंशियल मतलब यहां क्या बोल गया? वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और ऐसा यूनिट इसका क्या बन जाएगा? जूल पर केजी। जूल पर केजी। लो भाई हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चिपू बोलना नहीं होए। आपके पास एक मास है जी, ये मास है बेटा m, और आप इन्फिनिटी से एक मास लेके आ रहे हो। इन्फिनिटी से आप एक मास लेके आ रहे हो,
ये रहा जी इन्फिनिटी, और वो मास कितना है 1 यूनिट, 1 kg या 1 ग्राम, SI यूनिट तो 1 kg या 1 ग्राम। चलो मैं 1 kg नहीं लाता, मैं m kg लाता हूँ। ये कैपिटल मेरा बेटा, स्मॉल m लेके आता हूँ। बाद में क्या यूनिटरी मेथड लगा दूंगा कि स्मॉल m kg को लगाने के लिए w करना पड़ा, 1 kg को w/m, मेरे पास ये डेफिनेशन भी बन जाएगी और पोटेंशियल भी आ जाएगा। तो चलो हमने m kg मास को इन्फिनिटी से लाना शुरू किया और लाते लाते हम कहीं यहां पहुंच गए, पॉइंट P पे। लिखें, सपोज a point mass small m, a point mass small m is moved from infinity, is moved from infinity to point A, और इस A का डिस्टेंस कितना है बेटा R, टू पॉइंट A। फुल स्टॉप। At certain instant of time, at certain instant of time, suppose mass m is at point P, suppose mass m is at point P, which is at distance x from mass capital M, which is at distance x from mass capital M। क्या होगा बेटा, इसके ऊपर फोर्स ऐड करेगी, है ना? कौन सी फोर्स जी? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ना बेटा। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो ऐड करेगी उसको F बोलूं, कितनी होगी? G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x है बेटा डिस्टेंस। जब यहां पे पहुंचे तो x डिस्टेंस है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल m मास एट पॉइंट P, एट पॉइंट P बेटा कितनी? बोलो भाई। G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर। ये तो वेरिएबल फोर्स है यार। डेफिनेशन क्या बोल रही है? बोले वर्क डन फाइंड आउट करो, पर वर्क तो F डॉट एस होता है, और F डॉट एस डायरेक्ट अप्लाई कर नहीं सकते। क्यों? फोर्स वेरिएबल है, और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए एक ही तरीका है, इंटीग्रेशन ही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। तो मुझे छोटे से इंटरवल के लिए इसको मूव करना है, छोटा सा वर्क डन फाइंड आउट करना है, फिर इंटीग्रेट कर देना है, दैट्स इट। और वर्क डन पर यूनिट मास मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा। देखें क्या एक्सप्रेशन बनता है। तो ये रही फोर्स। मान लो कि इट इज फर्दर मूव थ्रू स्मॉल डिस्टेंस, कितना बेटा? dx। नाउ सपोज मास m मूव थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा? f डॉट dx। f और dx सेम डायरेक्शन में, f dx बेटा g कैपिटल M स्मॉल m x रेस्ट पर -2 इंटू dx लिखूं, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को? नीचे x स्क्वायर था, ऊपर जाएगा तो x रेस्ट पर -2 हो जाएगा। तुम्हारे को दिख रहा है बेटा यहाँ से? नहीं तो वहां जा सकते हो आप लोग, सामने से दिख जाएगा। तुझे अगर नहीं दिख रहा तो फुट ले वहां पे, कैसे गाएगा? उधर से लिखो और इधर से लिखो। क्या इतना आया? ये आ गया छोटा सा वर्क डन। टोटल वर्क डन निकालना तो पर इंटीग्रेशन में तो लिमिट भी डालनी पड़ेगी। x की लिमिट क्या डालूंगा? यहां से लेके आना और यहां तक इन्फिनिटी टू r। तो x की लिमिट आएगी x इक्वल टू इन्फिनिटी पे पहले था, कहां तक लेके आना है? r तक लेके आना है, तो इन्फिनिटी टू r। अब लिमिट डालनी आनी चाहिए। हमने इन्फिनिटी से उठाना है, x इक्वल टू इन्फिनिटी से उठाना है, x इक्वल टू r तक लेके आना है। टोटल वर्क डन हमें आ जाएगा dw का इंटीग्रेशन
और वो बनेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स रेज पावर -2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर। एक्स रेज पावर -2 का इंटीग्रेशन बेटा एक्स रेज पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 है ना, इन्फिनिटी टू आर। लो भाई वर्क डन आ गया जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1/x माइनस साइन मैंने हटा दिया, ऊपर की लिमिट नीचे और नीचे की लिमिट ऊपर कर दी, चलेगा। GMM मैं लिमिट डालने लगा हूं 1/∞ - 1/r, राइट। 1/∞ इज 0। क्यों? देखिए 1/10 क्या होता है 0.1, 1/100 क्या होता है 0.01, 1/1000 क्या होता है 0.001। इट इज अप्रोचिंग 0, तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0। 1/∞ इज 0। यहां से नीचे से निकल, उधर घुस ले। 1/∞, 1/∞, आराम से हो। बंदा डर गया, दौड़ने को तैयार बैठा था। 1/∞ 0 -1/r वर्क डन आ गया क्या, -g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। लेकिन ये तो एम मास का वर्क है यार, है ना, ये तो एम मास का वर्क है। एम मास के लिए वर्क करना पड़ा, W तो एक यूनिट के लिए W/m, एम से डिवाइड करेंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा बेटा जी। हाँ पोटेंशियल आ जाएगा जी। तो मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं यहां पे, और पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन भी लिख लेता हूं। नाउ पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या था, बात है बेटा, बात है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल V से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग, कैसे, V से W/m क्या आ गया -g कैपिटल एम अपॉन आर के बराबर आपका एक्सप्रेशन आ चुका है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट मास m, जिस मास की वजह से निकालना वही मास रह गया बेटा। कैपिटल एम मास की वजह से अपने इसको रख गया, थोड़ा आगे कर दे बेटा, रिफ्लेक्शन बढ़ती है यहां से ना। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ गया -gm अपॉन आर, लेकिन ध्यान ये रखना है मास कौन सा, जिसकी वजह से आप ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकाल रहे हो, जो ला रहे हो वो नहीं, जो मास लेके आ रहे हो वो यूनिट मास था, उस वो वाला मास नहीं, जिस मास की वजह से पूछा गया है यार इसके आसपास जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालो, -gm अपॉन आर। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास कितना आ गया -gm अपॉन आर। और वर्क डन आपके पास क्या आया था, ये -gmm अपॉन आर। तो कोई आपसे बोले कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट मासेस, ये क्यों, ध्यान सुनना। देखिए हमारे पास एक मास m यहां पड़ा है, दूसरा स्मॉल m मास इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए जो आपने वर्क किया बेकार तो जाएगा नहीं, वो स्टोर हो जाएगा इसी सिस्टम में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मासेस, तो आपका आंसर ही आएगा कि जी हमने इतना काम किया, हमारा काम बेकार तो जाता नहीं कभी नहीं, वो इसी सिस्टम में स्टोर हो चुका है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। और पोटेंशियल निकालना तो GM अपॉन आर, m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो, W आ जाएगा m इंटू वी, या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी m इंटू वी, GMm अपॉन आर के बराबर। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकाल लिया बेटा हमने, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, डेराइव भी कर लिया, डेरिवेशन भी कर लिया है बेटा। हाँ बोल बोल, क्वेश्चन करवाता हूँ। अभी यहाँ तो हमने ग्रेविटेशन का वर्क डन निकाल रहे हैं बेटा,
ये कौन सी फोर्स थी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हाँ बिल्कुल। हाँ देखिए पहले मास को सुने, पूरे सिस्टम को एस्टेब्लिश करने के लिए जो तुमने वर्क किया ना, ये हमेशा होगा, पूरी फिजिक्स में ऐसे ही होगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि यार नॉन लिविंग बीइंग है, जैसे दो चार्जेस आ गए, दो मास आ गए, अब उनमें कोई जान तो है नहीं कि उनके वो अपने एनर्जी का इंतजाम खुद करेंगे। तो अगर नॉन लिविंग कोई बॉडी आपके पास है, उसकी जब भी आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, सॉरी, तो आपको करना क्या है, आपने कितना वर्क किया उसको वहाँ पे लाने के लिए, क्योंकि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो उसको सिस्टम को सेटअप करने के लिए। तुमने जो वर्क किया वो बेकार नहीं जाता, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो केप्लम को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? क्यों? इसके आसपास कोई और मास है ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेके आएंगे, इसको सेटअप कर दिया। लेकिन जब दूसरा स्मॉल एम लेके आएंगे ना, तो ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कर रही है, और आपको अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटीज लेके आना है, एक्चुअली होता ही है कि हम लोग एक्सेलरेशन नहीं चाहते कि एक्सेलरेशन हो, हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेके आते हैं। जितनी फोर्स आगे होती है उतनी फोर्स हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ती है, ताकि हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उसको आगे लेके आए। तो हमें भी उतनी फोर्स पीछे लगानी पड़ती है ताकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे आए। तो इस टाइम हमने जो निकाला है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकाला है, और जो वर्क डन आया है वही उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। याद रखें, 2 पॉइंट मासेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? -g कैपिटल स्मॉल m अपॉन r के बराबर, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल -g m अपॉन r के बराबर। कोई क्वेश्चन किसी का? चलो आगे। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट मासेस, मैं डेफिनेशन लिखूंगा, डेरिवेशन पहले ही कर चुके हैं हम लोग, डेरिवेशन हो चुकी है बेटा। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यहां तक करना है, आगे W/m नहीं करना है। ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल की डेरिवेशन होगी, तो ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल की डेरिवेशन भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन भी होगी। माइनस, देखिए मैं बताता हूं, पहले लिखवा दूं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट मासेस, it is defined as amount of work done, in bringing, बात है बेटा, 2 point masses from infinity to their respective positions, 2 point masses from infinity to their respective positions. एक्चुअली यहाँ पे, चलो ये समझ लो, पहले ये लिख लो आराम से। तो अब आपको क्या बोल रहा है कि जी पहले हम कैपिटल को लेके आए, वर्क डन इन मूविंग कैपिटल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ओ 0। क्यों? अरे कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है, जब फोर्स ही नहीं लगेगी तो फिर वर्क का F.S होता ना वर्क डन, फोर्स ही नहीं होगी तो वर्क का। कैपिटल को लाने के लिए वर्क 0 करना पड़ा, W10, फिर बोलेंगे वर्क डन इन मूविंग मास स्मॉल m, और पिछली सारी डेरिवेशन आ जाएगी जो इससे पहले आपने की है, ठीक। और टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा? W1 + W2, 0 + O वाला वही आ जाएगा, U का एक्सप्रेशन आपका तैयार हो जाएगा। तो लिखें, यहाँ लिख लें बेटा, वर्क डन इन मूविंग मास कैपिटल M फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट O
W1 कितना बेटा 0, क्यों? बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग। आसपास कोई और मास है ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं। जब कोई फोर्स ही नहीं है तो फिर वर्क आएगा, बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग ऑन इट। लेकिन जब स्मॉल है मास को लेके आओगे ना तो नहीं भाई, तो वर्क करना पड़ेगा। और दूसरा आएगा वर्क डन इन मूविंग मास स्मॉल एम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। और वो कितने डिस्टेंस पे था बेटा? आर डिस्टेंस पे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। W2 क्या? वो डेरिवेशन पिछले वाली है बेटा, दोबारा नहीं करा रहा हूं, सेम डेरिवेशन है ना, चलेगा ना बेटा? हाँ हाँ, देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन हम काय का निकालना है बेटा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मैंने कौन सी फोर्स लगाई थी? ये देखो, ये कौन सी फोर्स है? मैंने तो नहीं लगाई। ये कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकाल रहा हूं मैं, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकाल रहा हूं। इन्फिनिटी पे हमने देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जब भी डिफाइन करनी है ना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का एक पंगा है, बस हमें रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है किसके रिस्पेक्ट में। अब ये पेन है, पेन की पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं फर्श के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ तो हाइट अलग है, अलग आएगी। इसी पेन की पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं डेस्क के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ तो इसकी हाइट अलग है, पोटेंशियल एनर्जी अलग आएगी। तो मुझे रेफरेंस पोजीशन शुरुआत में बतानी पड़ती है कि रेफरेंस क्या लिया। यहाँ रेफरेंस हमने इन्फिनिटी का ले लिया, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये याद रखना, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद बॉडी अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन की वजह से आने लगी नीचे। ये पेन जब नीचे आएगा ना बेटा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है, समझ रहे हो ना? ये mgh है और यहाँ हाइट कम नहीं होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम नहीं होगी, और नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी और कम नहीं होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग। इन्फिनिटी में मान ली तुमने 0, और अब बॉडी अर्थ की तरफ आने लगी। अरे भाई 0 में से कम हो रही है। इन्फिनिटी पे क्या मान ली? 0 ना। आर इन्फिनिटी डालूंगा तो क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? 0। अगर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 है, अब इन्फिनिटी से आने लगी अर्थ की तरफ, फिर यहाँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है? एनर्जी कम होती है यार, 0 से भी कम हो जाएगी, और 0 से कम हो जाएगी तो नेगेटिव में तो जाएगी ना, इसलिए नेगेटिव में आ रही है, -gm/r। और एक चीज और बता दूं कि जहां कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, वहां हमेशा एनर्जी आपकी नेगेटिव आएगी। इलेक्ट्रॉन की भी तो निकाली थी तुमने, फिजिक्स में निकालोगे +2 में, लेकिन केमिस्ट्री में निकाल चुके हो। इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में एनर्जी क्या थी? -13.6 12 बाय n²। वो तो बेटा एनर्जी जो रिलीज होगी वो ना, वैसे nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 डिवाइड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एक्सप्रेशन था, माइनस था। सारे इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिट में निकालो एनर्जी नेगेटिव आती, क्यों? अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भाई, इलेक्ट्रॉन को अंदर न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो सिस्टम बाउंड होता है। बाउंड का मतलब अपने आप उस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आती है। तो जब किसी की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव या टोटल एनर्जी नेगेटिव मिले तो तुम बोलोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बॉस, सिस्टम बाउंड है, अपने आप इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हारी एनर्जी भी तो नेगेटिव आएगी, अभी कैलकुलेट करवाऊंगा तुम्हें मैं। तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है, मेरी भी नेगेटिव है। इसीलिए अगर तुम ऊपर जाके देखते हो कि कौवा उड़ रहा है तो बंदा ऊपर जाके कौवे से बात करने चला जाए, बोले मैं अभी आया, मैं कौवे से बात करके नहीं जा सकते। अपनी मर्जी से इस अर्थ को छोड़ के तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब तुम बाउंड हो। देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन यू। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब लिख लो बेटा, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मीन्स
negative potential energy means the system is bound. The system is bound. That is, there is force of attraction acting on the system. There is force of attraction acting on the system. तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगी. तो यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव आएगी. थोड़ी देर में कैलकुलेट करने वाला हूँ. और वहाँ बेचारे इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव आई थी, बल्कि उसकी तो टोटल एनर्जी नेगेटिव थी. पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव थी ना, पर इतनी नेगेटिव थे कि काइनेटिक एनर्जी में ऐड करके भी टोटल एनर्जी नेगेटिव ही आई थी. टोटल एनर्जी आती है K प्लस यू, काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होगी. हाफ M पॉजिटिव, वी स्क्वायर भी पॉजिटिव. तो काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होती है. पर जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपने निकाली थी तो K प्लस यू किया था, फिर भी टोटल एनर्जी नेगेटिव आई थी. -13.6 डिवाइड बाय स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन के, है ना. था ना बेटा. वैसे ही यहाँ भी हमारे पास दो मासेस की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है. -G कैपिटल स्मॉल m अपॉन r. क्या मैं आगे बढ़ूं? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट मासेस. अब मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा. हाँ जी, बिल्कुल सही है बेटा. थोड़ी सी नॉलेज और बढ़ा ले, फिर वापिस आते हैं इसके ऊपर. मैं तेरी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करवा लूँ ना, क्योंकि तुम्हें MGH की आदत पड़ी है ना. MGH किसके रिस्पेक्ट में होती है मैं बता लूँ. जो तुमने पे MGH पढ़ा ना, वो नहीं है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का सही फॉर्मूला. सही फॉर्मूला अब आएगा तुम्हारे पास. वो मतलब रेफरेंस लाइन चेंज करें तब MGH आता है. लो भाई, आपके पास 3 पॉइंट मासेस हैं. 1, 2 और ये 3. ये M1, ये M2 और ये M3. ये डिस्टेंस बेटा R12 बोल दिया इसको. इसको क्या बोल दूं? R23 बोल दो. और इसको R13 बोल दिया. अब बोले भाई 3 पॉइंट मासेस हैं और इनकी आप ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होगी. 2 की क्या थी? -G कैपिटल स्मॉल m अपॉन r. M1 M2 होते तो -G M1 M2 अपॉन r, यही थे ना. तो देखना क्या करने लगा हूं. तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी -G तो आएगा ही आएगा, वो तो आना ही है. आगे M1 M2 डिवाइडेड बाय R12. अरे M1 M2 पेयर की अपनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी. अगर 2 की थी तो ये भी तो 2 ही हैं. M1 M3 भी तो 2 ही हैं. इनकी आपस में आएगी ना, प्लस M1 M3 अपॉन बोलो R13 बेटा. फिर M2 M3 भी तो हैं, इनकी भी तो आएगी, प्लस M2 M3 अपॉन R23. और आपका फॉर्मूला कंप्लीट हुआ. यह की ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पॉइंट -G M1 M2 अपॉन R12, M1 M3 अपॉन R13, M2 M3 अपॉन R23. क्या देख पा रहे हो? पेयर बनाते चलो. M1 का सबके साथ M1 M2 फिर M1 M3. M1 की कहानी खत्म. बारी आई M2 की. M2 से पीछे की तरफ नहीं आना, क्योंकि M2 M1 आ चुका है पहले. आगे की तरफ जाना है. M2 M3 डिवाइड बाय R23. बस ये 3 मासेस थे. ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हुआ. 4 का अब आपने खुद बनाना है. ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 पॉइंट मासेस. आपने फॉर्मूला आप खुद बनाना है. ये रहे हमारे पास 4 पॉइंट मासेस. मैं इनके नाम लिख दूं भाई. M1 M2 M3 और M4. ये R12 डिस्टेंस, ये भाई R23, ये R34
और ये R14 और भी बच गया कुछ क्या? बच गया बेटा, ये बच गया और ये भी बच गया। ये डिस्टेंस R13 और ये वाला डिस्टेंस R24। अब आपको मुझे बताना है मैं पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या लिखूं। हाथ खड़ा करेंगे, कौन बताना चाहेगा? एक प्रतूष राजशरण, एक हाथ खड़ा हुआ जी अभी, 2 3। चल रेक सोना तू बता भाई। सुनना जी, M1 M2 अपॉन R12 प्लस वो M1 तो कंप्लीट कर ले मूर्ख पहले। M1 M3 देखते रहो बेटा, M1 कंप्लीट कर लो पहले, प्लस अबे बोल बे M1 M4 अपॉन R14। अब M1 कंप्लीट हुआ, 4 ही तो थे, M1 M2 M3 M4 हो गए जी M1। बारी आई M2 की, आगे बोलो M2 का क्या लिखूं? M2 M3 बे वो बाद में लिखाइयो, ऑर्डर में चल। R23 प्लस M2 M4 डिवाइड बाय R24। कुछ और रह गया क्या? हाँ बेटा, हो गया क्या, रह गया कुछ? नहीं रह गया, M3 M4 रह गया। M2 कंप्लीट हुआ, बारी आई M3 की, और M3 का M4 के साथ पेयर बनना बचा हुआ है, M3 M4 डिवाइड बाय R34। आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट हुआ। दिस इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 पॉइंट मास इज 6 टर्म आई। सब ध्यान से देखें बेटा, अपने आप बना के देखें क्या आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया कुछ तो मुझे बताना है, मैं दोबारा समझाऊं। आगे जी, तो 3 मासेस के लिए हमने इस तरीके से पेयर बनाए और 4 के लिए कुछ ऐसे पेयर बनाए। नंबर ऑफ टर्म्स मैं आपको बता दूं कितनी आएंगी। ये जो 1 2 3 4 5 6 आई और यहां पे सिर्फ 3 ही थी, तो नंबर ऑफ टर्म्स ताकि आपको धोखा ना हो, कोई मिस ना हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी आएंगी? ये आएगी बेटा n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, वेयर n इज नंबर ऑफ मासेस। क्या फिट बैठ रहा है? जब 3 थे तो 3 माइनस 1, 3 इंटू 2 6 डिवाइड बाय 2, 3 3 टर्म ही तो है, और जब 4 है तो 4 इंटू 3 12 डिवाइड बाय 2 6, 6 ही तो टर्म्स हैं। और अगर n 2 होगा 2 डिवाइड बाय 2 एक टर्म आएगी माइनस जी M1 M2 अपॉन R। तो नंबर ऑफ टर्म्स में आपको कोई परेशानी या धोखा ना हो, इसलिए हाँ जी। तुरंत तो बेटा जाते जाते सारी बस लिबेटी होनी पक्का, हो ही नहीं सकता। तू सच सच चाहिए, इसीलिए नहीं ना क्या था। सच सच दिल पे हाथ रखे, इसीलिए नहीं किया था कि हर 10 मिनट के बाद रोकना पड़ जाएगा। कुछ पूछना बेटा इसमें? आ गया? पीछे सभी को आ रहा बेटा? तो चलो आगे। क्या है? हट।
हाँ जी, ये हम तब यूज करते हैं ना जब दोनों बॉडीज मतलब अर्थ नहीं है। जैसे अगर हमने एक की वजह से भी निकाल सकते हो ना बेटा, आई तो एक की वजह से, दो की वजह से, 10 की वजह से भी निकल जाएगा, वेक्टर है ना, वेक्टर का फॉर्मूला लगाना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जी डी अब एक ही था, अर्थ की वजह से थी, ये भी आई है, ये आई की जगह जी डी बोला था हमने इसको बस। अगर जैसे हम क्या कहते हैं दो मासेस को कंपेयर कर रहे हैं। दो में से दोनों का ही आएगा, और वेक्टर लॉ आप लगाओगे, जो एंगल है, अगर 180 डिग्री का एंगल है तो सिंपल माइनस हो जाएंगे, कोई और एंगल है तो वो लगाओ। मतलब ऐसे आई एक ही मास पे रखते हैं। देखना ये एक ही मास है ना बेटा, तो फिर एक ही आई आएगा। हाँ, फोर्स एक्सपीरियंस जो है 1 यूनिट मास, एक 1 kg यहाँ रखेगा, जी इंटू एम इंटू 1/r², जी एम अपॉन r²। अच्छा बे बस ओए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने लगा हूं, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने लगा हूं भाई। मास ऑफ अर्थ m, now that can be assumed to be concentrated at the center of earth। बात बिल्कुल नहीं, सामने ध्यान दें, अर्थ का सारा मास उसके सेंटर पे मास मान सकते हैं, और ये तुम हो, ये तुम्हारा मास है स्मॉल m। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि ये अर्थ है। तो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या बेटा, माइनस जी कैपिटल स्मॉल m डिवाइडेड बाय r²। ये है बेटा तुम्हारी इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी, मेरी भी r² नहीं r, थैंक यू, माइनस जी एम एम अपॉन आर, तुम्हारी भी और मेरी भी और सभी सारी बॉडी जितनी सरफेस ऑफ अर्थ पर है उन सभी की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए कि हम लोग इसको छोड़ के नहीं जा सकते, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन अस। दिस इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, माइनस जी एम 1m2 अपॉन आर, कैपिटल एम स्मॉल m डिवाइड बाय आर। चलो भाई ये पॉइंट ए आ गया, तो ये था वो पॉइंट ए, लेकिन तुमने ए से बॉडी को उठाया और कहां तक ले गए, बी तक ले गए। कहां तक ले गए जी, बी पॉइंट तक उठा के ले गए तुम लोग स्मॉल m मास की बॉडी को। तो चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज टेकन टू हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये आपके पास बस छूट रही, देख लिए जो अपलोड करूंगा लेक्चर, बाकी का इंपॉर्टेंट है सारा। ये हाइट कितनी बेटा h, ये कितना रेडियस r, तो अब डिस्टेंस कितना आ गया दोनों के बीच में, r प्लस h। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए क्या थी, बोलो भाई, माइनस जी एम एम अपॉन आर, और पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या आ गई, बोला नहीं ओए, माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर प्लस एच। सो व्हाट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। ध्यान दे आगे, गप्पे मार के नहीं आना कुछ नहीं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी when the body move from A to B, change in potential energy delta U बेटा, UB माइनस UA, यही आएगा। UA जो माइनस किया वो प्लस हो जाएगा बेटा, उसको पहले लिखूं, जो माइनस किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसको पहले लिखूं क्या, बोलो भाई GMM का कॉमन आ जाएगा, और मैं ऊपर वाले को पहले लिख रहा हूं 1/r माइनस 1/r प्लस एच। करिए सॉल्व, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बेटा है ना, आगे r प्लस एच माइनस आर डिवाइडेड बाय r इंटू आर प्लस एच, चलेगा जी।
आर और आर कैंसिल हुआ और डेल्टा यू आपके पास आ गया जी कैपिटल एम है ना बेटा, स्मॉल एम डिवाइड बाय आर इंटू आर प्लस एच। क्या तुम आर प्लस एच को ऐसे लिख सकते हो कि मैं आर से मल्टीप्लाई करूं, आर से डिवाइड करूं और आर कॉमन निकाल लूं? 1 प्लस एच अपॉन आर। तो आर प्लस एच को ऐसे लिखा जा सकता है, आर इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर लिखूं। आर प्लस एच का आर बाहर निकला तो आर स्क्वायर बच जाएगा और अंदर 1 प्लस एच अपॉन आर। ये जीएम अपॉन आर स्क्वायर याद है क्या था? जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात अर्थ की हो रही है और जीएम अपॉन आर स्क्वायर जी के बराबर था। थोड़ी जगह बना रहा हूं बेटा। यहां तक हो गया जी? तो अगर मैं जीएम अपॉन आर स्क्वायर को जी लिखूं तो क्या आ गया? अच्छा, ऊपर एच बच गया था बेटा, एच भी लिखना है, एम जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर। सही फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ये है, mgh divided by 1 plus h upon r is change in gravitational potential energy of the body when it is taken to height h above the surface of earth। मतलब आज तक जिसको तुम mgh बोलते रहे वो एक्चुअली चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें पढ़ाया जाता रहा। mgh यूज किया ना बेटा? mgh यूज कर सकते हो इफ h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r। इफ h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r तो h अपॉन r कैन बी नेगलेक्टेड, डेल्टा u क्या बन जाएगा? mgh। बिल्कुल कर सकते हो mgh, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब समझ में? तो जो mgh आपके दिमाग में था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, वो एक्चुअली चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होता है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ। कि सरफेस ऑफ अर्थ से एच हाइट ऊपर चला गया तो चेंज कितना हुआ? mgh, अगर h बहुत छोटा है। और h अगर छोटा नहीं है तो सही फॉर्मूला कौन सा है? mgh नहीं है, सही फॉर्मूला है mgh डिवाइड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर है। तो सही फॉर्मूला आपके पास आ चुका है चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का, mgh डिवाइड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर। मैंने कहा था आपको वर्क पर एनर्जी में फॉर्मूला लिखवा दिया था मैंने, फिर मैंने कहा प्रूफ में ग्रेविटेशन में कराऊंगा। ये बेटा प्रूफ, यू बी माइनस यू ए किया और चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आता है mgh डिवाइड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर। हाँ, अगर h बहुत छोटा है, इफ h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, तो उसके इसमें डेल्टा u सिर्फ क्या रह जाएगा? mgh। तो जो फॉर्मूला आज तक आप पढ़ते रहे वो u का नहीं था, वो चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था। ठीक है जी महाराज? तो आज हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी दो मासेस की देखी, और फाइनली दो मासेस अर्थ और हम भी तो दो ही मास हैं, वो फॉर्मूला हमने वहाँ लगाया। एच हाइट से ऊपर उठाया तो चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं आया, mgh डिवाइड बाय mg डिवाइड बाय 1 प्लस एच अपॉन आर आया। चलो बेटा आगे, चलो आगे भाई, क्वेश्चन करें। Two particles m1 and m2 are initially at rest at infinite distance. Find their relative velocity of approach due to gravitational attraction when their separation is d.
करोगे क्या, चलो ये बताओ, है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, वो कंजर्व करना है। इनिशियली जो थी बाद में भी वही रहेगी। कंजर्वेटिव फील्ड है ग्रेविटेशन, कोई लॉस नहीं होने वाला। शुरुआत में जो एनर्जी थी बाद में वही होगी। अब तो करो, इतना बड़ा हिंट दे दिया। आगे उठा, चैम्पू कर, बोला तेरे को, बैठा हुआ। देख के नहीं आएगा, करके आएगा। लगे एक दूसरे को देखना, कोई आगे बोर्ड की तरफ से नजर नहीं हटा रहा है। तू नाक से माल निकाल के ना जेब में डालता रहा बस, है लगाओ इसको। तब से एक अक्षर लिखा हुआ है तेरी, ऐसे से आजा आजा नीचे तेरी है, एक अक्षर लिखा था उसे। बोल रहा हूँ मैं, करके आएगा तो करना नहीं है। खांसी जुकाम ने तेरे को मना किया कर क्वेश्चन करने को, है जल्दी कर। उधर आगे लोगों ने कर भी लिया, फटाफट कर। रिलेटिव वेलोसिटी, भाई ये दो मासेस हैं m1 और m2। शुरुआत में इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, ये m1 और ये m2, ये इनकी पोजीशन नंबर 1 पे या A, मैं इस पोजीशन को A बोलता हूं बेटा। और बाद में क्या हुआ, बाद में इनके बीच की सेपरेशन कितनी रहेगी? अट्रैक्शन होगी ना, ये भी आगे जाएगा और भाई ये भी आगे आएगा। अब इनके बीच की सेपरेशन सिर्फ D रह गई है। m1 की वेलोसिटी अब v1 है और m2 की वेलोसिटी अब v2 है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल फोर्स है, बाहर से नहीं कोई फोर्स आई तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। दो इक्वेशन तुम्हें लगानी थी यहाँ पे। हाँ ये मुश्किल में आता है, प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें दोनों लगाने पड़ेंगे और आपको ये बोलना होगा लीनियर मोमेंट, और ये पोजीशन आ गई बेटा बी, तो लीनियर मोमेंटम एट ए मस्ट बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम एट बी, मतलब जीरो। अबे ये भी रेस्ट में था और वो भी रेस्ट में है। मस्ट बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, या तुम बोलो इधर को आ रहा तो माइनस m2 v2 बोल दो, फिर मैग्नीट्यूड आएगा। ये तुम्हारे ऊपर है। अब अगर तुम बोलो कि मुझे पता जी पीछे आएगा तो माइनस लगा दो, अगर तुम बोलो मुझे नहीं पता जी पता नहीं आगे जा रहा है, तू बता भाई क्वेश्चन, तो फिर वेक्टर लगा दो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू जीरो। अपने आप बताएगा कि v2 नेगेटिव है v1 से, फिर तुम्हें अपने आप बता रहा होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें नहीं पता ना तो ऐसे लिखो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू जीरो, वो अपने आप बताएगा तुम्हें कि v2 कितना आएगा, माइनस m1 अपॉन m2 इंटू v1 के बराबर। माइनस n का मतलब बोलो, माइनस n का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तुम बोलो मुझे नहीं पता किधर जाएगा, तो बता रहा है तुम्हें वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा लॉ बेटा कौन सा? टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। ए पे कितनी एनर्जी टोटल? जी m1 m2 अपॉन इन्फिनिटी, ये तो जीरो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या थी? अरे वो भी जीरो थी भाई, जीरो प्लस जीरो जीरो। पॉइंट बी पे जाके
काइनेटिक एनर्जी क्या बेटा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस माइनस बेटा जी m1 m2 अपॉन डी, एंड दैट्स इट। यहां से v2 की वैल्यू वहां डाल दोगे मैग्नीट्यूड में, और वहां से आप v1 फाइंड आउट कर लोगे, v1 की वैल्यू यहां डालोगे, v2 फाइंड आउट कर लोगे। मुश्किल क्वेश्चन है, लंबा भी है। अगर दोनों मास सेम होते फिर ये आसान होता, फिर आप बोलोगे दोनों की वेलोसिटी सेम आएगी। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? v2 यहां डालोगे v1 आ जाएगा, जो v1 आएगा यहां डालोगे v2 आ जाएगा। अब बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, v1 प्लस v2। एक बॉडी आगे जा रही है, दूसरी पीछे आ रही है, दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है। v1 प्लस v2 आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में। कर लोगे? घर में आराम से करना। अब तुम्हारा आंसर आना चाहिए, देखो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। हाँ हाँ बेटा, आंसर नोट कर लो, आंसर आना चाहिए 2g m1 m2 अपॉन डी अंडर रूट ट्वाइस ऑफ g इंटू m1 m2 अपॉन डी अंडर रूट। दोबारा देख लो भाई, एनर्जी जब इन्फिनिटी पे थे पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान सुनो भाई, जब इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। और जब पॉइंट बी पे पहुंचे तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 अपॉन डी, काइनेटिक एनर्जी इसके हाफ m1 v1 स्क्वायर हो, इसकी काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो ऐड ही होनी है, स्केयर है वेलोसिटी का, तो वो माइनस नहीं आएगी कि तुम बोलो उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस जी m1 m2 अपॉन डी इक्वल टू जीरो। आप यहाँ v2 की वैल्यू डालोगे, v1 फाइंड आउट कर लोगे, फिर v2 फाइंड आउट कर लोगे, v1 प्लस v2 आपके पास आएगा जो आपको अभी बताया गया। ठीक हो गया बेटा? एक क्वेश्चन और करो, और वो ये रहा, हमारे पास 3 पॉइंट मासेस हैं, एक दो और ये तीन, तीनों एम मास के हैं और हर एक साइड आर के बराबर है। और हमने क्या किया, हमने किया ये r/2 r/2 और r/2। क्वेश्चन लिखना बेटा, 3 point masses each having mass small m, 3 point masses each having mass small m are placed at the vertices of an equilateral triangle, are placed at the vertices of an equilateral triangle with each side r, with each side r, full stop. The three masses are now placed on another equilateral triangle with side r/2. Find amount of work done in this process. Find amount of work done in this process.
बता पाओगे बेटा क्या करें? बस यू बी माइनस यू है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है नहीं यहाँ पे। पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो, बाद में करो और दोनों को माइनस कर दो। क्या आ गया पहला? -3 g m² अपॉन r। और बाद में भाई यही। अबे ये है बे। तो U2 आपके पास आएगा -3 g m² डिवाइड बाय r/2, और r/2 मतलब ऊपर कितना हो जाएगा 6। अमाउंट ऑफ वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेटा, तो वर्क डन विल बी U2 - U1। 3 - 6 -3 है जी, -3 अपॉन r के बराबर। तो क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में फर्क पड़ रहा है, तो आपको बोलना ये था -g m² अपॉन r के बराबर। नहीं बेटा, यहाँ नेगेटिव आएगा। अगर मैंने छोटे से बड़े पे किया होता तो पॉजिटिव आना था। U2 - U1 करे ना, ये प्लस हो जाएगा, वो माइनस ही रहेगा। फाइनल माइनस से इनिशियल करते ना बेटा। U2 - U1, U1 को माइनस करेंगे तो -3 + 3 नहीं हो जाएगा? U2 - U1 इक्वल टू -3 g m² अपॉन r। ओह, माइनस कर ना, U2 - U1 करे, कॉपी भी कर। अब मेरे से घर सिखाएगा तो सबसे कुटवाऊंगा तेरे को, माइनस करना नहीं आ रहा। माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? अब 3 प्लस हो जाएगा, 6 माइनस ही रहेगा। मूर्ख मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। फिगर शो 2 concentric spherical shells। बस ओए, बात नहीं। अंदर वाले का मास m1 और बाहर वाले का मास m2। रेडियस r1 r2 रिस्पेक्टिवली। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर। अच्छा सुनो, पहले मुझे बताना पड़ेगा आपको। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बता दी है ना, ये कर लिखना बेटा, मैं पहले आर्टिकल करवा दूं, उस बार 27 पे आता हूं भाई। लिखे बेटा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बात ही ओए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल बस
बातें करेंगे अब, बात नहीं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल at any point due to a spherical shell एक स्फेरिकल शेल की वजह से ग्रेविटेशन पोटेंशियल बेटा क्या बोला हमने कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट के लिए सारा मास ऐसे बिहेव करता है जैसे सेंटर पे पड़ा हो, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमने क्या निकाला, -gm/r आ गया। सरफेस पे कोई बोले ग्रेविटेशन पोटेंशियल बताओ, -gm/R बेटा, ठीक। लेकिन अंदर जब निकालेंगे ना, ध्यान से सुनिएगा, अंदर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी बेटा, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी अंदर, 0। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी तो 0 होती है, लेकिन ग्रेविटेशन पोटेंशियल 0 नहीं होता। जितना सरफेस पे होता है उतना ही यहां पर, उतना ही यहां पर, उतना ही यहां पर, उतना ही यहां पर, उतना ही हर जगह होता है। मतलब अगर मैं यहां एक ग्राफ ड्रॉ करूं, बात है ओए, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ये रहा स्फेरिकल शेल हमारा, यहां तक स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R के बराबर है। तो अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है बेटा। सरफेस पे कितना, -gm/r। माइनस है तो नीचे को लेके जाऊंगा ना, एक मिनट, माइनस है तो नीचे को लेके जाऊं, ये 0 बेटा, और ये माइनस है तो कहां लेके जाऊंगा जी, नीचे लेके जाऊंगा इसको, ये। और उसके बाद इनवर्सली पोजीशन टू r, हाँ, उसके बाद इनवर्सली पोजीशन टू r को किसी स्फेरिकल शेल के अंदर जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है वही यहां पर, वही यहां पर, वही यहां पर, वही यहां पर, वही हर जगह पोटेंशियल होता है। तो याद रखें, स्फेरिकल शेल के अंदर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी तो 0 होती है, लेकिन ग्रेविटेशन पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और वो कितना होता है, जो जितना सरफेस पे होता है उतना ही। ये डिराइव हम कर सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में डेरिवेशंस नहीं है, और ये डिटेल में आता है एक्चुअली +2 में गॉस लॉ से, उससे करना ज़्यादा आसान रहता है। अभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक रिलेशन करवाऊंगा मैं आपको, I = -dV/dr, और उससे उड़ा, और उससे, हाँ, नीचे को बन रहा है बेटा, 0 से नीचे, हाँ, नहीं, ये है ना 0, ऐसे यहाँ gm/r कम कम होता जाएगा, और इन्फिनिटी पे जाए क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, 0 यहाँ है, r जब इन्फिनिटी होगा तो 0, ऐसा ग्राफ आएगा। तो याद रखें, स्फेरिकल शेल के अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। अब आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, किया माइनस, वो कुछ भी करेगी तो इसको माइनस करना आना चाहिए बस। मैं बाद में आता हूँ उस पर, अभी तो इतना करके वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, आया ना। सो 27 का, 27 का देख लिया आंसर, देख लिया पीछे, बहुत चालू है बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी से करो। बस ओए, क्या बोल रहा है,
एक्स ग्रेटर देन आर वन लेस देन R2। इसने तो एक ही पॉइंट पे पूछा ना बेटा। मुझे आप ये बताइए कि यहां ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगा। यहां ग्रेविटेशन बाहर M1 की वजह से भी होगा और M2 की वजह से भी होगा। M1 भी ऐसे बिहेव करेगा जैसे सेंटर पे पड़ा है पॉइंट मास, और M2 भी। तो कितना -G M1 प्लस M2 अपॉन R। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये वाला डिस्टेंस, ये वाला पॉइंट है पॉइंट P, और ये डिस्टेंस है x, यहां पोटेंशियल कितना होगा। बोलो। M1 की वजह से क्या आएगा, चलो बोलो। -G M1 अपॉन x, क्योंकि M1 इसके अंदर पॉइंट ये है। ऐसा बोलो पॉइंट P M1 के लिए एक्सटीरियर पॉइंट है बेटा। पीछे ध्यान सुनो यहाँ पे, पॉइंट P M1 के लिए एक्सटीरियर पॉइंट है, और एक्सटीरियर पॉइंट के लिए मास ऐसे बिहेव करता है जैसे सेंटर पे पड़ा हो। तो M1 की वजह से पोटेंशियल -G, बोलो, M1 अपॉन x, और M2 की वजह से अपॉन R2। जो इसके सरफेस पर होगा वो यहां पर, वो यहां पर, वो यहां पर होगा। M2 बाहर चला गया, और क्या है भाई, जो यहां सरफेस पे होगा वो यहां पर, वो यहां पर, वो यहां पर। तो पॉइंट P जो M2 के लिए इंटीरियर पॉइंट है, जो उसके सरफेस पर होगा GM अपॉन R2, वही इस पॉइंट पे होगा। चलो अब पॉइंट Q पे बताओ क्या होगा। और ये डिस्टेंस आपके पास आ गया y -G M1 अपॉन R1, क्योंकि y M1 के भी इंटीरियर पॉइंट है और M2 का भी इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर के लिए जो सरफेस पे होता है वही अंदर होता है। -G M1 अपॉन R2 -G M2 अपॉन R2। उसने एक ही पॉइंट पे पूछा था बेटा, हमने 3 पॉइंट पे फाइंड आउट कर लिया। आप लोगों ने अब असाइनमेंट देखिए, पोटेंशियल के भी करने को हो गई आपकी, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी की भी करने को हो गई है। हाँ, हमारा बच गया अब थोड़ा और वो क्या बच गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी, और I और dV और dr के बीच का रिलेशन, जो कि एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने असाइनमेंट कर लेनी है बेटा। जो नहीं आएगी ग्रुप में डाल देना, कोई नहीं वहाँ देख कर, क्योंकि कल की छुट्टी है। तो कल बैठ के कुछ तो करोगे ना, तो वहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बस हो गया खत्म अब। बस ओए।